नर्मदा साहित्य मंथन के चतुर्थ सोपान में आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्मदा साहित्य मंथन के इस चतुर्थ सोपान में। और हम सभी को एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस सत्र की बधाई देना चाहती हूँ। खूब धन्यवाद। जन्म इंदौर का है जी, पत्रकार में दिल्ली में रहा और अहमदाबाद में। जी सर, आपका जो सत्र था वो ओटीटी के कारण किस तरह हमारा जो समाज है, जो संस्कृति है, उसका किस तरह अवमूल्यन हो रहा है, उस विषय पर केंद्रित था। उस सत्र में कई बातें हमने जो सुनी वो हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए थी, और किस तरह युवाओं को आज के इस बदलते परिवेश में किस तरह एक सिलेक्टिव चीज चुननी चाहिए जिससे उनका समग्र विकास हो सके। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सेल्फ कंट्रोल जी, की बात हमारी संस्कृति में की गई है। इंद्रियों पे कंट्रोल है ना। मेरे ख्याल से अभी का जो खतरा पैदा किया है अभी ओटीटी सोशल मीडिया ने गंदगी परोस के, मेरे ख्याल से समय ज्यादा आवश्यकता अगर इस बोध की है वो अभी है सेल्फ कंट्रोल की। ये सेल्फ कंट्रोल की बात जब आपने कही सर, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज का जो युवा है वो बचपन से दूसरी तीसरी कक्षा से लेकर हम बात करें, या फिर अभी वर्तमान पीढ़ी जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रही है, कहीं ना कहीं वे सब वेब सीरीज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का या फिल्मों का इस तरह से शिकार बनते हैं कि वो बहुत ज्यादा तौर पे, बहुत ज्यादा मात्रा में उससे एडिक्ट हो जाते हैं। उस चीज को रोकने के लिए वो क्या जरूरी स्टेप्स उठा सकते हैं? देखिए, थोड़ा जटिल प्रश्न है ये जी, एक मैंने बात की सेल्फ कंट्रोल की। माँ बाप और शिक्षक, इन दो व्यक्तियों की भी बहुत प्रमुख भूमिका है इसमें। छोटेपन में जैसे आपने फोन दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल कोविड के बाद में फोन जो है वो एजुकेशन का माध्यम बन गया है, तो अगर आप फोन देते हैं तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक सिस्टम आता है। उसको आप ऑन कर देंगे तो वो गंदगी नहीं देख पाएंगे। इस टाइप की आपको एक माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा कहाँ जा रहा है, बेटी हमारी, बेटा 6-7 बजे के बाद कहाँ है, क्या कर रहा है, आपको नजर रखनी पड़ेगी, समझे ना। लेकिन इसका मूल जो सॉल्यूशन तो वही है कि ये गंदगी कैसे बंद हो, क्योंकि अगर ये गंदगी फोन पे आती है युवाओं की या बच्चों के, तो उससे बच नहीं सकते। इसका मेन उपाय ये, मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा कि जिस नल में से गंदगी आ रही है उसको बंद करना पड़ेगा। इसमें प्रमुख भूमिका सरकार की है। हाँ, जो जनता है वो ऐसा माहौल पैदा करे कि सरकार प्रेशर में आए इस टाइप का कानून गढ़ने के लिए। जिस तरह आपने बताया, ये निश्चित तौर पर हम युवाओं का कर्तव्य है, हम युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय में कि हम इन बातों का ध्यान रखें और कुछ छोटे छोटे बदलाव हम अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। जैसे हम जो देख रहे हैं, शायद उसमें हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। एक सिलेक्टिव चीज, एक पॉजिटिव चीज की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न मैं और पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी वर्तमान में हमने कोलकाता रेप केस देखा, उनके जो मर्डरर थे उनको सजा सुनाई गई। उस बारे में लेकर कई दिनों तक न्यूज में ये बातें रहीं, कई दिनों तक लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाजें दब गई। बाद में फिर वापस जब ये सजा सुनाई गई तब फिर से ये मुद्दा ज्वलंत हुआ और फिर वापस ढक गया। ऐसी चीजों को लेकर जब सरकारी अस्पतालों में और ऐसी जगहों पर महिलाएं या बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं, तो उनकी तरफ से या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए सरकार की तरफ से या हम लोगों की तरफ से? पहले तो सरकारों को ये एक राष्ट्रहित में निर्णय लेना पड़ेगा कि रेप को पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां रेप नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, कहीं ज्यादा उछल गया वो मीडिया के माध्यम से। तो पहले तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय लेना पड़ेगा कि रेप और इस टाइप का जो मटेरियल आता है, इस पे सभी पार्टियों को
का मत एक होना चाहिए। आपके यहाँ रेप हो गया दूसरे स्टेट में, उसको आप उछाल रहे हो, आपके यहाँ भी रेप हो रहा है, तो ये तो पूरे देश का मामला है। ये कोई पार्टी का, हाँ कोई एकाध कोई वर्कर इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है, समझ सकता हूं मैं, पर ये तो क्या है कि पूरा एक तरीके से जिसको कहूंगा कि मैं एक असुरी पूरी ताकत फैली हुई है पूरे देश में, सबको मिलकर लड़ना है, उसमें पार्टी नहीं आती ज्यादा, समझा आप। मैं इस जवाब से कई हद तक आपसे सहमत हूँ सर। और आपका जो सत्र था उसमें 2 शॉर्ट फिल्म्स हमने देखी शुरुआत में ही, जो बहुत ही गहन और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित थी, जिसमें बहुत क्रिएटिव अंदाज से और युवाओं का जो एक्टर्स थे वो युवा एक्टर्स थे, उन सभी का एक ग्रुप यूज़ करके ये फिल्म बनाई गई। उन्होंने अपने अपने पात्र बखूबी निभाए। वो फिल्म हम कहाँ देख सकते हैं? और वैसी फिल्में और वैसी चीज़, वैसा कंटेंट, उसमें एक लाइन थी क्योंकि कि कंटेंट क्रिएटर नहीं, बेटियों के किलर हैं आप, ये लाइन उन अपराधियों के लिए थी मेरे ख्याल से। तो ऐसी चीजें हम युवा कहाँ देख सकते हैं? और ये यूट्यूब पे दोनों फिल्म अवेलेबल है जी। एक का नाम है एक लड़की और दूसरा का नाम है कृपया ध्यान दे, ये मिल जाएगी आपको। ये मैंने ही बनवाई थी, ये जो इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। ये पहले वाली फिल्म जो है बहुत प्रभावी है, जो जिसमें एक बेटी जो बात कर रही है ऐसे लोगों से इस टाइप की फिल्म बना रहे। उसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वैशाली शाह करके नाम है उनका, उनको मैं मिला पहली बार। मैं मिला उनसे 2 साल हो गए, इसको 2 साल के ऊपर हो गए, और मैं उनसे बयान किया, मैंने उनसे परिस्थिति की ये परिस्थिति है। मैंने कहा जो सभी नहीं कहूंगा, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके फोन पे आ ही करता है, वो बैठे रहते हैं, अब आएगा तो देखेंगे, वो उसमें से विकृति को जन्म मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी भी बेटी है, मैं तो घर पे उसको अकेला छोड़ के आती हूँ। तो उससे वो एकदम, उनको जो मैंने परिस्थिति बयान की उससे वो हो गए, और फिर उन्होंने ये फिल्म बनाई। मतलब उससे प्रेरित होकर फिल्म बनाई उन्होंने कि ये फिल्म मैं बना रही हूँ समाज को बचाने के लिए, ये भावना उनमें आ गई। और जो दूसरी फिल्म थी उसका नाम था कृपया ध्यान दें, वो भी उन्होंने बनवाई। अच्छा। वो भी उन्होंने बनाई है। वो वैशाली शाह क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, और मनीष बरडिया मूविंग पिक्सल नाम की कंपनी है जी, उसके सीएमडी हैं। इन दोनों ने मिलकर फिल्म बनाई है, और मनीष जी बहुत अच्छे एक राष्ट्रवादी एड फिल्म मेकर है, तो वो दिखता है उनकी फिल्म में से। जी, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बहुत सुप्रसिद्ध लेखक भी हैं, और आपकी जो किताबें हैं वो हम सभी ने उसके कवर्स आज देखे, और मैं भी चाहूंगी उसे पढ़ना निश्चित तौर पे। कुछ ऐसी क्या किताबें हैं जो आप युवाओं को सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो पढ़ें, आज की जो युवा पीढ़ी है? देखिए जो इतिहास के आधार पर, देखिए इतिहास जो है पढ़ना और उसका सही अर्थघटन करना, ये चाबी है हमारे देश को महान बनाने की। अगर इतिहास में से आप बोधपाठ नहीं लेते हो, गलत इतिहास पढ़ते हो तो भी इसमें से बोधपाठ नहीं लेते हो, तो फिर वो आपका रास्ता, आपको वो जो मंजिल है वो हासिल नहीं होगी। तो इतिहास की किताबें पढ़े, पुरानी मध्यकाल के अंदर जो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, कई लोग हो गए ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए, हर एक प्रदेश में हो गए। जैसे कि यूपी के अंदर एक राजा हो गए अपने त्रिलोकचंद बैस। उस जमाने में उन्होंने दिल्ली सल्तनत और जौनपुर सल्तनत से लड़ाई करके एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य खड़ा किया था 14वीं शताब्दी में, समझा। तो अब उनका यूपी में नाम ही नहीं मालूम कोई को। आपके एक वो हो गए अमझेरा वाले राजा जो वीरगति को प्राप्त हुए, मेरे ख्याल से उनको फांसी दी गई थी 1857 वाले बख्तावर सिंह। ये लोग को हीरो बनाना चाहिए हमें। देखिए प्राइड जो है, देखो एक और चीज में जो बोलना रह गया मेरा आज, कि प्राइड की भावना वो भी एक बहुत जरूरी है इस असुरी ताकत से लड़ने के लिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसके वंशज हैं। हमारे देश में बड़े बड़े हमारे, जैसे कि एक चक्रधर स्वामी हो गए महाराष्ट्र के अंदर, वो मूल गुजराती थे पर उनका कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र। 13वीं शताब्दी में हो गए वो, है ना।
उनका जो पंथ है उसका नाम है महाअनुभव पंथ। उस टाइम पे उन्होंने छुआछूत के सामने लड़ाई लड़ी थी 13वीं सदी में, और प्रचार करने वो गए थे महाराष्ट्र से लेके पेशावर तक, समझा आप? तो ऐसे महान संत हो गए। उनकी जीवनी पढ़े हम, संतों की, हमारे वीर पुरुषों की जीवनी पढ़े, और आप एक अच्छी स्टोरी के रूप में देखते हो आप, आपको उसमें इंटरेस्ट पढ़ना ही चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज है, छोटे से जागीरदार थे। जब स्वर्गवास हुआ उनका 1680 में, जब वो सम्राट बन चुके थे, हम उनको राजा के रूप में देखते हैं, पर थे वो सम्राट। उनकी जो लंबाई थी राज्य की, उनके राज्य की लंबाई जो थी वो 1600 किलोमीटर थी। आपको मालूम है दिल्ली से पेशावर की लंबाई कितनी है आज? दिल्ली से काबुल की 1400 किलोमीटर है। अगर आप गाड़ी लेके निकलते हो लाहौर के रास्ते से, अगर आप काबुल जाते हो, तो वो लंबाई जो है दिल्ली से निकलते हो 1400 किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य की लंबाई से कम। ये मालूम ही नहीं है आपको। वो सम्राट थे वो, समझा? तो जो उपलब्धियां हैं उनकी, कि उनके देहांत के बाद 40 साल में मराठे दिल्ली पहुंच गए, और 30 साल में तो मराठे वहां के करता धरता हो गए। दिल्ली के अंदर जो सम्राट बनता था, बादशाह, उनके कहने से बनता था। महाजी सिंधिया हो गए, वो कंट्रोल करते थे पूरा भारत वहां से। अभी हिस्ट्री को मालूम ही नहीं है, तो गर्व की भावना कैसे आएगी? समझा आप? तो जो हमारे दूसरा क्या हुआ कि जो एक अहिंसा के ऊपर जो ज्यादा हमने बल दिया। अच्छा, जो अहिंसा की बात पूज्य महात्मा गांधी ने की है, वो तो गलत साबित हुई। वो अहिंसा तो हमको मारने का साधन बन गया एकदम। आज भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन दोनों ने भी ये नहीं कहा है कि कोई आप पे वार करे तो आप प्रतिकार मत करो। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति है पूरे विश्व के जिन्होंने कहा कि जो मारता है, कोई मारे तो आप मार खाते रहो। तो आपकी इसके वजह से आपकी गर्व की भावना पैदा नहीं हो पाई। अच्छा, उनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसके बाद में पूरा एक तुष्टीकरण का मॉडल डाल दिया गया, जिसके तहत जो इतिहास है हमारा, उसको बिल्कुल एक तरीके से दबा दिया गया या तो विकृत तरीके से परोसा गया। जो यूपीए की जो सरकार थी, उस टाइम पे जो 7वीं की जो हिस्ट्री की जो पुस्तक थी, उसमें महाराणा प्रताप का नाम ही नहीं था, वो छत्रपति शिवाजी का एक जगह था। और पूरी पुस्तक जो है वो पूरी मुगल काल पे ही थी। तो मैं अकबर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अकबर को जो हमारे लोग टारगेट करते हैं, वो मैं ठीक नहीं मानता कि अकबर ने, देखिए अकबर पहले कट्टरवादी था, पर एक बार जब सहिष्णु बन गया तो थ्रू आउट सहिष्णु रहा। उसने मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई, उसने जिजिया टैक्स को विड्रॉ किया। तो आपको उसको मैं अगर 100 में से उसको 60 मार्क देता तो आप 50 दीजिए, आपको 50 देने पड़ेंगे आपको, वो मानने को तैयार है। लेकिन आप औरंगजेब को भी आप वो कर रहे हो, महिमा मंडन कर रहे हो उसका, समझे आप? तो गलत बात है ना एकदम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये जानकारी लेके, और मेरे ख्याल से अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक जो ये नर्मदा साहित्य मंथन में से जो अमृत निकला है, ज्ञान रूपी अमृत निकला है, वो हम सभी को प्राप्त हुआ होगा आपके सत्र से और इस बातचीत से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।